सुनाई देता है पीछे? हाँ? आज तो मैं समझती हूँ हमारा भाग्य है जो आप सभी को मिलने का एक मौका मिला है। हम सिर्फ 3-4 दिन के लिए ही मधुबन में आए थे दादी जी से मिलने के लिए, और इसमें हमारी भी एक लॉटरी लग गई आप सभी से मुलाकात करने का। कहते हैं ना, नहीं, भाग्य तो हमारा है। कहते हैं ना कि एक कुमारी 100 ब्राह्मण बराबर है और एक कुमार 100 कुमारी बराबर है। कुमार हमारे विदेश में बहुत कीमती होते हैं, तो यहाँ आकर के इतना सारा ने भाइयों का इतना बड़ा हॉल भरा हुआ देख करके बहुत खुशी आ रही है कि शायद अभी थोड़ा कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का शुरू करें। हाँ, इतने सारे यहाँ भाई हैं भारत में, विदेश में तो हमारे ऐसे गिने चुने हैं। हाँ? अच्छा है, बहुत अच्छा है कि ये भट्टी भी एक चांस मिलता है, थोड़ा हर रोज की जो रूटीन होती है उससे एक थोड़ा ब्रेक मिल करके मन की रिफ्रेशमेंट के लिए, दिल की रिफ्रेशमेंट के लिए एक चांस मिलता है। बहुत अच्छा है कि चांस लिया भी है। तो आज शारदा दीदी ने हमको टॉपिक दिया था सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, तो मैं थोड़ा अपना परिचय भी देती हूँ, कैसे हम ज्ञान में आए, फिर उसके बाद टॉपिक भी उठाएंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप सभी जो यहाँ बैठे हैं अनुभवी बैठे हैं। ज्ञान कितना ढेर से ढेर सुना है, नहीं? इसकी शॉर्टेज तो नहीं है। बुक्स कितनी भरी है, मुरलियां कितनी सुनी है। तो आज इस विषय पर मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा अपने अनुभव से, स्टोरीज से, एक्सपीरियंसेस से मैं इस विषय पर एक्सप्लेन करूं, क्योंकि दादी जी के साथ रह करके भी बहुत सारे अनुभव हुए हैं हमारे, और हम दादी को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इफ यू वांट टू सी अ लाइफ ऑफ रियल सेल्फ रियलाइजेशन तो आप दादी जानकी की लाइफ को देखो। तो इसका फिर मैं बाद में बताएंगी, लेकिन पहले मैं बहुत छोटी थी, हम बहुत छोटी उम्र में थे, 4-5 साल की थी जब 1977 में हमारा पूरा परिवार ज्ञान में आया। तो बचपन से ही ज्ञान मिला, तो समझो हमारा ABCD ज्ञान से शुरू हुआ। उन दिनों में पता था, छोटा छोटा बुक आता था, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर साइकिल। तो शुरू से ही हमारा ABC ज्ञान के हिसाब से ही हुआ है, और जो भी हमने मुरलियां सुनी है इतने सालों से, क्योंकि बचपन से हमको लेके जाते थे। और ज्ञान वैसे अफ्रीका से लिया हुआ है, वैसे तो गुजरात के हैं हम, लेकिन ज्ञान अफ्रीका से लिया हुआ है। तो वहां पर बहुत छोटेपन में हम क्लास में जाते थे सुबह को, तो वेदांती बहन हमको कहानी सुना रही थी, वो जो मुरली में आती है ना, इसकी कहानी, इसकी कहानी, इसकी कहानी। तो स्टोरीज के हिसाब से हम जैसे पले हुए हैं, तो बिल्कुल ज्ञान का एक लेंस रहता है कि आप हर रोज मैं आत्मा हूँ, बाबा की हूँ, मेरे कर्म ऐसे होना चाहिए, ड्रामा के ऐसे ऐसे। फिर हम जाते हैं स्कूल कॉलेज, और स्कूल कॉलेज में क्या सिखाते हैं? हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या सिखाते हैं? ये डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि हम बंदर थे, बंदर से फिर हम मनुष्य बने। ऐसे ऐसे सब कुछ सिखाते हैं। तो बचपन से लेकर के ज्ञान का एडजस्टमेंट, जो बाहर की दुनिया की बातें के साथ दोनों का मिलावट कैसे हो, उस पर बहुत ज्यादा बुद्धि चली है। क्योंकि हमने छोटेपन से, जैसे अफ्रीका को छोड़ करके हम लंदन आए, और लंदन में कॉलेज, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पूरी तो नहीं की, वो भी एक दूसरी कहानी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि बचपन से
जो बाहर का जो ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, और जो हमको ज्ञान की एक लेंस मिलती है, उन दोनों का मिलावट कैसे करें, ये मेरा पूरा जैसे ध्यान रहा है शुरू से। और जब भी हम लंदन में आए और मैंने यूनिवर्सिटी शुरू किया, क्योंकि हमारे लिए सारा ज्ञान एक प्रश्न में ही आता है। प्रश्न कौन सा होगा? Who am I? भले आपके पास कितना भी इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, लेकिन अंदर की एक महसूसता नहीं है कि Who am I, तो खुद की स्वमान या खुद की सेल्फ वैल्यू भी नहीं बढ़ती है। तो मेरा सारा इंटरेस्ट, सारे जीवन में ये एक ही इंटरेस्ट रहा, Who am I? आखिर में हूं कौन? और इसमें भी दो बातें हैं। एक है Who am I, माना मेरा रूप, आत्मा का रूप, भल वो आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप का रूप। लेकिन दूसरी तरफ आता है कि मेरा पार्ट क्या है, मैं आत्मा कैसी आत्मा हूं इस सृष्टि चक्र में, कौन सा पार्ट में प्ले कर रही हूं, इसकी भी रिकग्निशन चाहिए, पहचान चाहिए। तो ये जब दोनों बातें होती है तो समझो आपका फुल सेल्फ रियलाइजेशन रहता है। जब एक बात रहती है, योग में बैठ करके अच्छा अनुभव तो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में हम कर्म योगी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि हमको खुद की पार्ट की पहचान नहीं है। तो जब मैं 18 साल की थी, तब घर में रहती थी और वहां पे यूनिवर्सिटी भी हमारे लॉ स्टडी कर रही थी, लॉ डिग्री थी। तो मैंने जब यूनिवर्सिटी शुरू किया तो वैसे तो बहुत उमंग था कि मैं लॉयर बनूं, क्योंकि पूरे परिवार में से भी हमारे दादा भी बैरिस्टर थे, दूसरे दादा भी जज थे। तो मतलब आपको पता है ना कि इंडियन फैमिली में एजुकेशन का कितना महत्व होता है। तो सभी सोचते हैं चलो अच्छी हमारी ये बालकी है, लॉयर बनेंगे, अच्छा नाम बाला करेंगे, और खुद का भी वो इंटरेस्ट भी था। लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी शुरू किया तब मेरे को अंदर से लगा कि देखो मेरी जीवन की क्वालिटी को कैसा होगा, क्योंकि मैंने 3 मास निकाल के वर्क एक्सपीरियंस किया था। तो क्रिमिनल लॉयर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन था, क्रिमिनल लॉ फर्म, 3 मास से जो वहां का हेड था, डायरेक्टर था, उसके साथ काम कर रही थी। थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस, ताकि मैं जानूं कि इस फील्ड में प्रैक्टिकल अनुभव है क्या। एक है थियरी, दूसरा है इसका प्रैक्टिकल अनुभव, फायदा उठाना। तो फिर 3 मास में हर रोज हमको लॉ कोर्ट में जाना था। इतने सारे केसेस आप पढ़ो, और कल की मुरली में था ना, इसने इसको मार डाला, इसने उसको मार डाला, स्त्री अपना पुरुष को मार डाला, बाप बच्चे को मार डाला, इतने सारे ढेर केसेस आप पढ़ो, क्योंकि क्रिमिनल लॉ था। और फिर कोर्ट में जाकर के उसका एसेंस सुनाओ, उस पे और वो कोर्ट केस चलाओ। तो हर रोज मैं जाती थी डायरेक्टर के साथ, और मेरे को ये लंदन की बात है, तो मेरे को ये लग रहा था कि देखो इस फील्ड में सत्यता बिल्कुल है ही नहीं। जहां पैसे होंगे ना, वहां पे जजमेंट होगा, माना जिससे फायदा मिलेगा वहां पर जजमेंट होगा। सत्यता माना जिसकी राइट्स है वो है ही नहीं। और दूसरी बात, हम बहनों के लिए डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि लॉ की ऐसी फील्ड है जिसमें ज्यादा का ज्यादा भाई रहते हैं। तो हम बहनों के लिए थोड़ा प्रेजुडिस रहता है, हमको थोड़ा साइड में रखते हैं। तो हमको भी थोड़ा इसका अनुभव हुआ। तो ये जो डायरेक्टर भाई था हमारे साथ, तो 2-3 वीक के बाद वो बोला, देखो बहन जी, आप में कलाएं बहुत है, आप होशियार भी बहुत हो, आप बहुत आगे चल सकते हैं, लेकिन आपके लिए 2 मुसीबत है इस फील्ड में, लॉ के फील्ड में। एक तो आप बहन हो, यूर वुमन। दूसरा कि आप एशियन हो, यूर एन इंडियन वुमन।
तो ये दोनों बातों की आपको मुसीबत लगेंगी इस फील्ड में, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं अभी से। मैंने तो थैंक्स दिया कि आप मेरे साथ इतना ऑनेस्ट रहे हो, और फिर मेरा सोच चला कि देखो, मैं सारी जिंदगी इसमें सैक्रिफाइस करेंगी या इसमें सरेंडर करेंगी तो मेरा फायदा क्या होगा? क्योंकि मैंने अपने आप को 5 साल का जैसे एक विजन बनाया था कि 5 साल के बाद, अच्छा गोपी तेरी हालत क्या होगी, थोड़ा बैठ करके इसका विजन देखो। तो बैठ करके मैंने देखा कि 5 साल के बाद सब कुछ होगा, गाड़ी होंगी, घर होगा, पैसे होगा, अच्छा जॉब होगा, प्रोफाइल होगा, रिस्पेक्ट होगा, लेकिन खुशी नहीं होगी। सब कुछ होगा लेकिन खुशी नहीं होगी। तब से मैंने निर्णय किया इसका हमको ट्रैक बदलना है। अभी मेरे को अपनी खुशी को दबा करके अपना नाम बाला नहीं करना है ट्रूथ के पीछे। लेकिन ये ट्रूथ क्या है? पाए पैसे के ट्रूथ है। तभी मैंने उस समय, मैं समझती हूँ 2-2.5 साल था लॉ डिग्री में, तभी मैं दादी के पास गई थी, क्योंकि दादी बहुत समय से मेरे को बुला रही थी। उस समय हमारा जो ग्लोबल रिट्रीट सेंटर है ऑक्सफोर्ड में, उसका वो जैसे जमीन ढूंढ रहे थे, रिट्रीट सेंटर ढूंढ रहे थे। तभी मैंने दादी को बोला, अच्छा दादी अभी मेरे को 1 साल का ब्रेक चाहिए, थोड़ा डायरेक्शन, ट्रैक चेंज करने के लिए। तभी फिर उसी समय हमको रिट्रीट सेंटर मिला और मैं वहां ही समर्पित हो गई। और ये है 92 की बात। और तब से लेकर के आज दिन तक मैं समझती हूँ बाबा ने जैसे गिफ्ट, सौगात पर सौगात दिया है इस आत्मा को, बहुत बहुत भाग्य दिया है, बुद्धि की गिफ्ट दी है कि सत्यता को यूज करके उसको धारण कैसे किया जाए। लेकिन ये सेल्फ रियलाइजेशन की जो टॉपिक है, मेरी पूरी पैशन है। और मैं कहती हूं कि पहले पहले आपको आपका मौत आपके सामने रखना पड़ेगा। जो अंतिम घड़ियां होती है हमारी, जब हम वो सामने रखते हैं, तभी अंदर से कुछ आत्मा में जागृत होती है कि मैं इस दुनिया को छोड़ करके मेरा यादगार कौन सा होगा, कौन सा यादगार छोड़ करके मैं इस दुनिया से जाएंगी, कौन सा यादगार लोगों के दिलों में रहेगा मेरे प्रति। तो ये मेरे लिए एक बहुत अर्ली एज में हुआ था। मैं 14 साल की थी जब भी मेरे दादाजी को लंग कैंसर हो गया था, और हम उसी समय लंदन में शिफ्ट हुए थे अफ्रीका से। और माँ बाप तो दोनों आगे पीछे करते रहते थे, मेरे 2 एक भाई है, एक बहन भी है, तो हम साथ में, और मैं पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी। और दादाजी के तबीयत के हिसाब से उनका कैंसर की दवाएं, उनको हॉस्पिटल में लेके जाना, उनका खाना बना के फिर यूनिवर्सिटी जाती थी, कॉलेज जाती, स्कूल जाती थी, फिर वापस आके और खाना बनाओ। तो ऐसे ऐसे करके 8 मास से उनका संभाल किया था मैंने। और उसी समय डॉक्टर लोग हमको कह रहे थे कि देखो ये इनका पूरा टर्मिनल इलनेस है, वो उनका बस 6-8 मास का ही, वो क्या कहते हैं, मैंने एनालिसिस किया था तो सिर्फ 6-8 मास का जीने का था। तो फिर भी मैंने सोचा चलो मैं फुल सेवा कर लूं। उसके बाद 8 मास के करीब कुछ हुआ, दादा को हॉस्पिटल में ले गए और हॉस्पिटल में ही शरीर छोड़ा। और जब भी वो डेड बॉडी को घर में लेके आते हैं ना, हमारा रिवाज होता है डेड बॉडी को घर में लेके आओ, तभी मैंने जब वो डेड बॉडी देखा तो मेरे अंदर इतना एक फीलिंग आई कि देखो मेरी कल ऐसी हालत हो, मैं ऐसे हो, तो क्या मेरे अंतिम घड़ियों में मैं कुछ पश्चाताप करूंगी? या what if I had done this, what if I had done that? क्या मेरी सारी दिल की इच्छाएं पूरी करके मैं जा सकती हूँ?
तब से लेकर के कुछ दिमाग में हिला कि कैसे भी करके कुछ भी हो जाए जीवन में, जो भी कैसे भी किसकी भी एक्सपेक्टेशन हो, मेरे को दिल का आवाज सुनना है, भगवान का आवाज सुन करके चलना है, कुछ भी हो जाए। फिर परिवर्तन की घड़ी शुरू होती है। उसके पहले परिवर्तन, ज्ञान अच्छा लगता है, इंटरेस्ट रहता है, लेकिन खुद को परिवर्तन करना इतना तक लक्ष्य नहीं रहता है। जब भी मौत सामने आता है तभी जैसे आत्मा में परिवर्तन की शक्ति पैदा होती है। पर्पस, मेरा जीवन का पर्पस है क्या, मेरा पार्ट है क्या, भगवान क्या चाहता है मेरे प्रति, ये डायलॉग शुरू होता है। तो तब से लेकर के ये इंटरेस्ट रहा। फिर हम जब बहुत बहुत छोटे थे, मैं जब 8 साल की थी, तो मेरे को एक कंपस मिला। आप हिंदी में कंपस को क्या कहेंगे? जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन होता है ना, क्या कहेंगे उसको हिंदी में? मेरे को सभी एक साथ बोल रहे हैं, नाम नहीं सुनाई देता है। क्या? होकाए। अच्छा, जो कंपस जो रखते हैं, फिर नॉर्थ का डायरेक्शन पता चलता है, साउथ का। होकायम, होकायंकर, यंत्र, होका यंत्र। अच्छा, ये नया शब्द मिला आज, थैंक यू। होका यंत्र। अच्छा, इसको मैं समझती 8 साल की उम्र में मेरे को ये मिला हाथ में। कैसे? हम 4-5 बच्चे थे। हमारे पापा जो इंद्रप्रस्थ है ना यहाँ पे, तो इंद्रप्रस्थ का जो बॉटम है वहां इस तरफ से दादी जान की रहती थी, बाजू में चंद्रमणि दादी रहती थी, उसके बाजू में मनोहर दादी, और यहाँ पे परदादी। तो हमारे पिताजी, हम 4-5 बच्चे को लेकर के मनोहर दादी के पास चले, और फिर चंद्रमणि दादी आ गई साथ में। और पिताजी ने दोनों दादियों को बोला, इनको प्लीज आप मेडिटेशन सिखाओ, वो चाहे शांत में बैठे। तभी तो मेरी उम्र 8 साल की थी, मेरा भाई 7 साल का था, दूसरी बहन 5 साल की थी, बहुत छोटे छोटे थे। तो फिर मैं दोनों दादियों को देखने लगी कि वो क्या हमको बताएंगे, इतनी 8 साल की उम्र में क्या बताएंगे। तो दादी चंद्रमणि ने बहुत अच्छी तरह से शुरू किया। पूछा कि आपको खिलौने पसंद आते हैं? मैंने बोला हाँ पसंद आते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा करके वो जो छोटे छोटे कार्स आते हैं ना, उसके साथ खेलती हूँ। मैं डॉल्स तो मेरा काम की चीज नहीं है। तो कहती है देखो, आपको मेडिटेशन के अभ्यास में या सेल्फ कंट्रोल के अभ्यास को बढ़ाना है तो पहले मन का संभाल करना है। आप समझो कि आपका मन एक खिलौना है, खिलौना के साथ आप उसके साथ खेलेंगे, उसका संभाल करेंगे। जब भी कोई डॉल होता है तो उसको अच्छी तरह से सजाएंगे, उसको सुलाएंगे, उसको उठाएंगे। तो मन को भी ऐसी अटेंशन चाहिए। तो ये सार रूप में आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद मनोहर दादी अंदर आए, कहते हैं मन को लव चाहिए, लेकिन मन को लॉ भी चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, सारा दिन वो घूमता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन अनुसार भी उसको सिखाना पड़ता है ना। तो फिर मनोहर दादी ने हमको एक अभ्यास दिया, एक्सरसाइज दी। 4 प्रश्न पूछे और कहते हैं आप अपने आप से इन 4 प्रश्नों का वार्तालाप करो, और 3 बारी ये वार्तालाप की साइकिल होनी चाहिए। 4 प्रश्न पूछो, वार्तालाप करके एक 4 प्रश्न का साइकिल, फिर दूसरा 4 प्रश्न का साइकिल, फिर तीसरा 4 प्रश्न, सेम 4 प्रश्नों लेकिन 3 साइकिल। और बीच में आपका मन भटके ना तो दोबारा साइकिल शुरू करो। ये एक्सरसाइज दी 8 साल की को। तो ये 4 प्रश्न क्या थे? मैं कौन, मैं किसकी, मैं कहां से आई हूं, और मुझे क्या करना है। मैं कौन, मैं किसकी,
मैं कहां से आई हूं और मुझे क्या करना है। ये 4 बातों, समझो आपका नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ कंपास हो गया। तो फिर मैं बाबा के कमरे में जाकर के बैठ गई। वो 10 बजे सवेरे में कोई होता ही नहीं है। तो मैं जब बैठी तो ये डायलॉग शुरू किया, मैं कौन हूं, मैं किसकी, मैं कहां से आई हूं, मुझे क्या करना है। तो पहले साइकिल में तो क्वेश्चन 2 तक पहुंची, फिर बाहर जो ट्रक का हॉर्न होता है ना, वो बजा, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। फिर मैंने दोबारा शुरू किया क्वेश्चन 1 से, और जब भी मैंने शुरू किया तो दृढ़ संकल्प लेकर के शुरू किया। और मैंने जैसे शुरू किया तब तीसरा क्वेश्चन तक पहुंची, तो जैसे बाबा ने बुद्धि को बिल्कुल पकड़ के ऊपर ले लिया। इतना जैसे आनंद का अनुभव रहा, शांति का अनुभव रहा। और मैं समझती हूँ 1 घंटे से कम बैठी रहेंगी, लेकिन 1 सेकंड लगा। तब से लेकर के मेरे हाथ में ये एक कंपास मिला कि हर एक सिचुएशन में हमको एक डायरेक्शन या पोजीशनिंग चाहिए हमारे लिए, ताकि हम वो सिचुएशन में व्यस्त न हो जाए। क्योंकि ड्रामा में बहुत सारी बातें आती है, साइड सीन्स आते हैं, कुछ होता है, इसके साथ कुछ होता है, ये होता है, वो कुछ होता है। लेकिन हम उसमें ट्रैप नहीं हो जाने के लिए एक कंपास चाहिए, ताकि खुद की पोजीशन और खुद की डायरेक्शन क्लियर हो जाए। ये ड्रामा भी अभी कलयुग में एक जंगल है, सिचुएशंस का जंगल है। और हम इतनी सारी बातों में व्यस्त हो जाएंगे तो हमारा खुद का पर्पस, खुद का पार्ट गुम हो जाता है कि मुझे क्या करना है और मेरा काम क्या है, वो जैसे कवर अप हो जाता है। तो हर एक सिचुएशन से मैं पहले अपना ये 4 बातों का कंपास रखती हूँ। सिचुएशन से स्टार्ट होने से पहले, मैं कौन, मैं किसकी हूँ, मैं कहां से आई हूं और अभी मेरे को क्या करना है, मुझे क्या करना है। जब ये सेटिंग हो जाती है, आत्मा की सेटिंग हो जाती है, फिर मैं कार्य शुरू करती हूँ। सेटिंग के बिना, पोजीशन के बिना आप कुछ कार्य शुरू करेंगे, आप डेफिनेटली हलचल में आएंगे ही। एक बहुत सिंपल बात है। जब भी हम आत्मा अपनी पोजीशन में बैठती है, क्लियर रूप से बैठती है, तभी जो भी संकल्प आत्मा करेंगी उसमें शक्ति होंगी और वो प्रभाव डालेगा सिचुएशन के ऊपर। लेकिन जब तक आत्मा अपनी पोजीशन में नहीं बैठी, तब तक जो भी बोलेंगी, जो भी करेंगी, वो समझो वेस्ट, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो लौकिक दुनिया में भी, मैं सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि ये हमारा फील्ड है। जज जब अपनी सीट पे बैठता है, ऑर्डर देता है, तभी उसकी ऑर्डर में पावर होती है, मानते हैं ऑर्डर। लेकिन घर बैठ के वो ऑर्डर देगा, चाय पीता होगा, नाश्ता करता होगा, घर बैठ के ऑर्डर देता होगा, क्या इसकी शक्ति आएंगी? क्या कोई मानेगा? सेम थिंग, आत्मा की पोजीशनिंग होती है। और ये मेरा पहला फर्ज है कि मैं खुद अपनी सेटिंग करूं, कंपास निकाल के अपनी सेटिंग करूं। मैं कौन अंदर, मैं किसकी, मैं कहां से आई हूं और मुझे अभी क्या करना है। और हर एक सिचुएशन में आपको इन 4 प्रश्नों का अलग अलग जवाब मिलेगा, सेम जवाब नहीं मिलेगा। आत्मा को ट्रस्ट करो, आत्मा में पूरा ज्ञान भरा हुआ है। और जब आप थोड़ा समय साइलेंस में निकाल करके इन 4 बातों का वार्तालाप सेल्फ के साथ करेंगे, तो आपको अंदर से फीलिंग आएंगी कि अभी मुझे क्या करना है,
अभी मुझे क्या बनना है। और जब वो सेटिंग हो गई तो मान लो कुछ भी होगा बाहर, आपको क्या करना है, आप वो चीज करके आप बाहर निकल आएंगे। बस हमारा काम इतना ही है। और फिर भगवान भी हमको निमित्त बना सकता है। तो ये बात हमारे लिए पूरे जीवन का एक फाउंडेशन है। तो मैं समझती हूं, मैं अभी 10 मिनट लेकर के आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम 10 मिनट लेकर के इसकी पूरी प्रैक्टिस करें। और मैं सिर्फ 3 बार आपके साथ नहीं करेंगी, लेकिन 6 बार करेंगे। क्योंकि वास्तव में ये अभ्यास सुनने में सहज लगता है, लेकिन आप बाहर जाकर के प्रैक्टिस करो ना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी बुद्धि कितनी भटकती है। आप क्वेश्चन 2 पर भी नहीं पहुंच सकेंगे और बुद्धि बाहर चली जाएंगी। क्योंकि वास्तव में सेल्फ रियलाइजेशन एक डिसिप्लिन है, समझ नहीं है। एक ट्रेनिंग दिलानी पड़ती है अपने आप को। और जब आप बुद्धि को सेट करके ट्रेनिंग दिलाते हैं ना, तो जो एक ऑटोमेटिक एक संस्कार बनता है। और संस्कार आपको मदद करता है। पुरुषार्थ में हमको हमारी समझ मदद नहीं करती है, ज्यादा से ज्यादा जो संस्कार हम बनाते हैं वो मदद करती है। क्योंकि देखो, राजा अपने सीट पे बैठेगा, लेकिन 1 सेकंड के लिए तो नहीं बैठेगा ना। हमने आत्मा का अनुभव किया, माना 1 सेकंड के लिए सीट पर बैठे, लेकिन राजा को अपने राज्य को संभालने के लिए संस्कार चाहिए ना। सीट पे लंबे समय के लिए बैठने के लिए समझ नहीं, संस्कार चाहिए। इसीलिए हमारे पुरुषार्थ में भी संस्कार, ये जो आदतें हम अभी से डालेंगे ना, वो आदत हमको बाद में बहुत मदद कर लेंगी सेट रहने के लिए। तो अभी मैं 10 मिनट के लिए इन 4 प्रश्नों की, समझो मैं एक रेपिटेशन या कमेंट्री करेंगे। एक प्रश्न लेकर के थोड़ा टाइम लेकर के फिर दूसरा प्रश्न, फिर थोड़ा टाइम छोड़ करके तीसरा प्रश्न, फिर थोड़ा टाइम छोड़ करके चौथा प्रश्न, फिर उसका साइकिल शुरू करेंगे और 6 बारी करेंगे। मंजूर? और इसमें आप बुद्धि नहीं चलाओ, बुद्धि को बंद करो। सिर्फ प्रश्न, जैसे मैंने एक पत्थर फेंका तालाब, मन के तालाब में पत्थर फेंका, आप देखो आत्मा से क्या जागृत होती है, आत्मा में क्या जागृत होती है। और आपका मन बाहर जाए तो वापस लेके आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर वापस लेके आओ, फिर बाहर जाए फिर वापस लेके आओ। लेकिन दृढ़ संकल्प लेकर के आप बैठेंगे ना, तो आप देखो बाबा कुछ ना कुछ अनुभव जरूर कराएगा। तो चलो हम पहले 10 मिनट का इसका अभ्यास करें। पहले तो आपका शरीर को सेटिंग करो। हाँ, सीधा यहां से ब्रीदिंग का कुछ इंटरफियरेंस ना हो। दोनों जैसे पैर जमीन पर अच्छी तरह से। अभी हम थोड़े समय के लिए, थोड़ा लाल लाइट 10 मिनट के लिए, थोड़े समय के लिए अंदर जाएंगे। शरीर को रिलैक्स करके, इसको छोड़ करके हम अंदर जाए। प्रकृति के बीच में, आंखों के पीछे कमरा है, मन का कमरा है। मन का उस कमरा का दरवाजा खोल करके अंदर जाओ।
और ये कमरा आपका पर्सनल स्पेस है। और कमरे के बीच में एक कुर्सी है, एक सोफा है, जाकर के बैठ जाओ। जैसे आप बैठो, अंदर की मंथन शुरू। मैं कौन? मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या करना है? मैं कौन? मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या करना है? मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या करना है? मैं कौन हूं?
करना है। मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या करना है? मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या करना है? ओम शांति। कैसे लगा? क्या अनुभव रहा? आत्मा अपनी सीट पर सेट होने से हो गई ना?
इतना अच्छा लगता है जब भी आत्मा अपनी सीट पे बैठी है, और जब भी आप ये बार बार इस अभ्यास को और ही मजबूत बनाएंगे तो आपको 1 सेकंड लगेगा सीट पे बैठने के लिए, टाइम नहीं लगता है। सिंपल बात है, नहीं? सिंपल बात है। अच्छा, बीच बीच में आपकी मंजूर हो तो हम इसका अभ्यास करेंगे 12:30 बजे तक, नहीं? अच्छा है ना, जितना अभ्यास करे उतना अच्छा है इसका। अभी आती है सेल्फ रियलाइजेशन की बात। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए 3 बातों की जरूरत होती है। एक है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हिंदी में कहेंगे अंतर्मुखता, लेकिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इंग्लिश में। और मैं हर एक के मतलब विस्तार में भी जाएंगी। दूसरा है सेल्फ ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन है ना, अंदर का बुद्धि को यूज करके मंथन चलाना। और तीसरा है सेल्फ चेंज। जब ये तीनों बातें होती है तभी हम कह सकते हैं टोटल सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि आत्मा को वास्तव में 3 चीज चाहिए टू फुली रियलाइज इटसेल्फ: फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग, समझ, और तीसरा एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस में ला करके उसका जो एक्सपीरियंस। फीलिंग अलग बात है, एक्सपीरियंस अलग बात है। अंदर की जो आत्मा की फीलिंग चाहिए पहले, फिर पूरा समझ चाहिए, और फिर पावर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। जब ये 3 चीजें होती है तभी समझो आपका पूरा फुल सेल्फ रियलाइजेशन तक आप पहुंच सकते हैं। अभी पहला जो स्टेज है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अभी हमने क्या किया योग में बैठ करके? ध्यान हमने अंदर ले लिया। इंट्रोस्पेक्शन माना हर एक सिचुएशन में मेरी एक आंख स्व के ऊपर। इंग्लिश में कहते हैं ना, कीप एन आई ऑन योर सेल्फ, नहीं? सेम थिंग, कीप एन आई ऑन योर सेल्फ। जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा में, लेकिन आपकी एक आंख स्व के ऊपर होना चाहिए। कभी कभी दादी कहती है, देखो, कहती है कि 90% दादी की अटेंशन अंदर है, सिर्फ 10% बाहर है। अभी ये कैसे हो सकता है? आप दादी की टाइम टेबल को देखो, इतना सारा कुछ दिन में करती रहती है, लगता है कि 90% बाहर है और सिर्फ 10% दादी को टाइम मिलता है अंदर जाने का। लेकिन ये स्थूल की बात नहीं है, ध्यान की बात है। मैं कहानी सुनाती हूँ। एक बारी जब भी बड़ी दादी की बात है, तो मैं बड़ी दादी के जहाँ नीचे कॉटेज है, शांतिवन शुरू हो रहा था, तो मैं एक बड़ी दादी को एक वॉक लेकर के चल रही थी। फिर वॉक के बाद हम वापस इनके सिटिंग रूम में पहुंचे, और जैसे हम सिटिंग रूम में पहुंचे तभी एक बहन आई, और थोड़ी वो जैसे परेशान लग रही थी, कुछ हुआ था उसको, और परेशानी में बहुत सारा कुछ बोल रही थी दादी के सामने। तो मैं दादी के पास बैठी थी, तो ये ऐसे ऐसे उल्टा सुल्टा कुछ बोल रही थी। तो मेरे ख्यालात शुरू हुए कि दादी के सामने ऐसे बोल रही हैं, ऐसे जोर से बोल रही हैं, इतना टोन यूज करके, उसको पता नहीं चलता है किसके सामने बोल रही हैं। तो मैं दादी की शक्ल को देख रही थी। दादी जी की शक्ल बिल्कुल न्यारी, और जितनी वो दादी जी न्यारी उतनी वो बहन परेशान हो रही थी।
उतना ज्यादा बोलती रहती थी और मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वर थी। और फिर मेरे को वो परेशानी का असर आ रहा था कि ये बहन दादी के सामने इतना क्यों बोल रही है। फिर 2 मिनट हुए, 3 मिनट हुए, बोलती गई। फिर 5 मिनट के बाद बोलना बंद। फिर दादी ने उसको बोला, पूरा किया और कुछ बोलना है? उसने से नहीं अभी कुछ नहीं बोलना है। फिर दादी ने एक टोली देकर के, उसको हाथ में देकर के छुट्टी दे दी। मैं तो देख करके हैरान हो गई, ये क्या, इतना सारा कुछ इतनी बड़ी दादी के सामने बोला और दादी जी कुछ भी जवाब में नहीं दी। फिर जब वो बहन चली गई तो मैंने दादी को पूछा, दादी आखिर आप कुछ जवाब तो देते थे ना, आप कुछ बोलते तो थे ना, आप इतना सारा कुछ उल्टा सुल्टा बोल करके गई, कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। तो फिर दादी ने मेरे को देख करके कहती है, दादी ने कुछ सुना भी नहीं, जो कुछ बातें वो करती रहती दादी ने कुछ सुना ही नहीं। तो फिर मैंने बोला आप क्या कर रहे थे? तो कहते दादी अपने मन को देख रही थी कि क्या मन हलचल में नहीं आता है, और देख रही थी कि बाबा का सकाश उस आत्मा को पहुंचे ताकि जो भी आत्मा को चाहिए उसको मिले। लेकिन दादी का अटेंशन पूरा अपने मन पे था। ये है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। जो कुछ बाहर हो रहा है वो ड्रामा में फिक्स्ड है। मन रिस्पॉन्स क्या दे रहा है? फिर दादी ने मेरे को प्रश्न पूछा, आपका मन क्या था? कहां था? मैंने बोला वो जो शब्द कह रही थी उसमें ही लिप्त था कि क्यों बोल रही थी, क्यों आपके सामने ऐसे बात बोला और आप कुछ बोल रहे। मैं बिल्कुल सिचुएशन में ही लिप्त हो गई थी। तो मैंने तब से ये लेसन सीखा कि आप हर एक सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन में आप हो, वो फिक्स्ड है। आप उस सिचुएशन को बदल नहीं सकेंगे। चाहे निंदा कोई आपकी करे, चाहे कोई आपकी प्रेज करे, चाहे आपकी विजय हो, चाहे आपकी हार हो, वो फिक्स्ड है ही ड्रामा में। लेकिन इसमें अपना अटेंशन मेरे मन पे होना चाहिए कि मन का हलचल नहीं होना चाहिए। बस कुछ भी हो जाए। एक बारी हमारा एक पब्लिक टॉक था, कई सिटीज था, लंदन के, साउथ लंदन में कोई एक सेंटर है, तो वहां पे पब्लिक टॉक के बाद क्वेश्चन आंसर थोड़ा होता है। तो एक भाई आगे बैठा था, थोड़ा उसका हल्का सा, तो थोड़ा दिमाग ठीक नहीं था। लेकिन जैसे हमारा लेक्चर पूरा हुआ तो मैंने सभी को पूछा, अच्छा किसके पास प्रश्न है या कुछ अपना अनुभव सुनाओ। तो भाई ने हाथ उठाया, हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोला अच्छा भलो भाई आप बोलो क्या कहना चाहते हैं। तो फिर उसने बोला 5 मिनट के लिए उसने मेरे को बताया, आपने ये शब्द यूज किया था लेक्चर में, ये गलत था, इसके बदले ये शब्द यूज करना था। आपने ये शब्द यूज किया था लेक्चर में, ये गलत था, इसके बदले आपको ये शब्द यूज करना था। जैसे मेरा पूरा भाषण का, लेक्चर का करेक्शन शुरू करने लगा। तो मैं सुनती रही 1 मिनट, फिर मेरे को याद आया, यही बात दादी की याद आई। तो मैंने अपना मन को सेट किया और मैं सुनती रही। 1 मिनट हुआ, असर नहीं लगा। 2 मिनट हुआ, असर नहीं लगा। फिर तीसरे मिनट पर मैंने देखा थोड़ा कुछ मन में, क्या कहते हैं, इम्पेशंस पैदा हुआ, भी ये कितना तक बोलेगा, थोड़ा पैदा हुआ मन में। फिर मैंने जल्दी से जल्दी बाबा का आह्वान किया कि बाबा इस मन को स्थिर रखो, ठीक रखो। जैसे मैंने बाबा का आह्वान किया, जैसे उसका मुख बंद हो गया। फिर मैं उसको देखने लगी ऐसे। उसने फिर मेरे को प्रश्न पूछा, अच्छा अभी आप मेरे को क्या बताएंगे? मैंने आपका सारा लेक्चर का करेक्शन किया, आप अभी क्या बोलेंगे रिटर्न में? मैंने सिर्फ हाथ जोड़ करके थैंक यू बोला, बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। मेरा मन थोड़ा सा भी हलचल में आता तो फिर क्या शुरू होता?
अभिमान शुरू होता, प्रूविंग करने की आदत शुरू होती। आपने ये बोला, अच्छा भाई नहीं ये मेरा भाव था, नहीं ये मेरा भाव था, अरे इसमें जाने की क्या दरकार है, फालतू खर्च एनर्जी की। मन को स्थिर रखो, जो ड्रामा में होने वाला है वो होने वाला है, वो उसकी कहानी है। आप अंदर में दूसरी कहानी नहीं बनाओ। बाहर में एक कहानी चल रही है, हम मन का मन को, बुद्धि को हलचल में ले आने के लिए हम दूसरी कहानी बनाते हैं अंदर, फिर दो कहानी हो जाती है। आपको पता है ना, ये एक एग्जाम्पल देते हैं। एक भाई था, गांव से छोड़ करके वो सिटी में गया था, और सिटी में उसको अच्छी नौकरी मिली थी। तो उसने सोचा चलो मैं सिटी से एक गिफ्ट लेकर के गांव में वापस जाऊं। तो उसने एक बहुत बड़ा सैमसंग टीवी खरीदा था। नहीं, सैमसंग टीवी, इतना बड़े स्क्रीन आते हैं ना अभी सैमसंग टीवी, आप सभी तो टीवी देखते होंगे ना। तो इतना बड़ा सैमसंग टीवी गिफ्ट लेकर के वो गांव में वापस गया, और हाथ में एक कॉपी थी, बॉलीवुड की लेटेस्ट फिल्म की कॉपी थी। तो वो लेकर के टीवी लेकर के गांव में गया। फिर रात को जैसे लगाया स्क्रीन, टेलीविजन ऑन किया। अभी आपको पता है ना बॉलीवुड फिल्म की थीम क्या होती है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, उन दोनों में प्यार होता है। फिर एक क्या कहता है, एक विलन डाकू आता है, डाकू हीरो को मारता है, हीरो इतना मरने तक पहुंचता है, फिर डाकू को मार डालता है। हाँ, फिर उसके बाद हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है। ये टिपिकल स्क्रिप्ट है आपकी बॉलीवुड फिल्म की। या तो सभी गांव वाले बैठे थे शाम के टाइम, और ये बॉलीवुड फिल्म को देख रहे थे, खुश हो रहे थे, हीरो है, हीरोइन है। फिर जब भी वो सीन आई, वो जो डाकू हीरो को मार रहा था, उस सीन जब भी आई ना, तभी क्या किया गांव वाले ने, जूते उठा करके स्क्रीन पे फेंका, पत्थर उठा करके स्क्रीन पे फेंका, हाँ, वो लकड़ियां उठा के स्क्रीन पे फेंका। अरे ये मूवी हो रही है, लेकिन इतना लिप्त हो गए थे स्टोरी में कि उनको पता नहीं चला कि ये मूवी है, और मूवी का अंत भी अच्छा है। हाँ? तो जैसे मूवी देख करके इमोशनल हो गए। जब भी हमारी मन की हलचल होती है ना सिचुएशन में, तो इसकी साइन है हम इमोशनल जल्दी बन जाते हैं सिचुएशन में, और फिर हम वही स्टोरी में अपना जूते फेंक करके अपना ही खुद का स्टोरी बनाते हैं। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मीन्स कीप एन आई ऑन योर सेल्फ। Whatever is happening inside, जो भी कुछ हो रहा है, बाहर हो रहा है, मन स्थिर रखना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। फिर दूसरी बात आती है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन। अभी ट्रैफिक कंट्रोल शुरू होगा, चलो अभी हम अभ्यास करें ट्रैफिक कंट्रोल से पहले, फिर मैं बाद कोई दूसरा टॉपिक लेती हूँ। वापस भ्रुकुटी के बीच में मन का जो कमरा है, उसमें जाके बैठ जाओ। मन के कमरे में बैठ करके मंथन शुरू करो। मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं?
मुझे क्या करना है? मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या बनना है? मैं कौन? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या करना है? ओम शांति। ओम शांति। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात समझ आई? क्लियर था? अभी आती है सेल्फ रिफ्लेक्शन, और ये बुद्धि की बात आती है। क्या है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, सिचुएशंस होती रहती हैं, और हम तुरंत इसकी फीलिंग में आकर के रिएक्ट करते हैं। इवेंट हुआ, सिचुएशन हुआ, और हमारे तरफ से रिएक्शन हुआ। ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है ना, वो बीच में सिग्निफिकेंस दिलाती है कि ये क्यों हुआ, ताकि मैं जट इमोशनल मेरा रिएक्शन ना हो, मैं अंदर से एक सोच समझ करके एक रिस्पॉन्स दे सकूं। ये बुद्धि का काम है। क्योंकि क्या होता है, जल्दी सिचुएशन होता है, मन थोड़ा इमोशन हो जाता है, फिर हम संस्कारवश, स्वभाववश रिएक्ट करते हैं। बीच में ये बुद्धि का काम आता है। अपने आप को पूछना पड़ता है कि ये सिचुएशन का महत्व क्या है, अभी क्यों आया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मेरे जीवन में।
मैं क्या सीख रही हूं इससे, मेरे को क्या सीखना है इस सिचुएशन में। जब ये बुद्धि का ये मंथन चलेगा तो तुरंत आपका स्वभाव संस्कार आपको यूज नहीं करेगा। क्योंकि क्या है, हम जल्दी फीलिंग में आते हैं, फिर हम कहते हैं आपके वजह से मेरे ये फीलिंग आई, ब्लेम कर लेते तुरंत। ये बुद्धि की वीकनेस। ब्लेम का जो संस्कार है ना, आप समझो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। जो कुछ ड्रामा में हो रहा है बेनिफिट के लिए हो रहा है, कल्याण, लेकिन एक्यूरेट रीति से ड्रामा चल रहा है। अभी उसकी एक्यूरेसी या उसका अर्थ या उसका सिग्निफिकेंस मैंने पहचाना, या मैंने बस अपने रिएक्शन करके उसको खलास कर दिया कि ये ऐसा है वैसा है, ये करता रहता है। इसका सूक्ष्म महत्व क्या है इस सिचुएशन का, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मेरे को इस सिचुएशन में कौन सा अनुभव हो रहा है, बाबा क्या चाहता है इसमें। ये सब कुछ बुद्धि का काम है। इसीलिए कभी कभी हम ऐसे सिचुएशंस में आते हैं हर रोज, चाहे कोई अपनी कहानी सुनाता है, चाहे कुछ सेवा की सिचुएशन में हो या सेंटर का सिचुएशन हो, जो भी कुछ, पहला स्टेप है इंट्रोस्पेक्शन होकर के अपना मन को ठीक रखो। दूसरा है सिचुएशन को बुद्धि लगाओ, समझो क्या हुआ है, क्या हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, इसमें कल्याण क्या है, दिमाग चलाओ। तुरंत रिएक्शन नहीं करो, क्योंकि जब भी हम तुरंत रिएक्शन करते हैं उसका भी संस्कार बन जाता है, फिर और ही हमारी बुद्धि वीक होती जाती है। तो पहले ऑब्जर्वेशन, सीट पे सेट हो जाओ, ऑब्जर्व, फिर थोड़ा ज्यादा दिमाग बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है। बस बाबा ने बताया है कि इसमें कल्याण है, कल्याण कहाँ है इसमें देखो, बुद्धि को फोकस करके उसको निकालो। इसमें गुण कहाँ है, इसमें अच्छाई कहाँ है, बुद्धि को यूज करके निकालो। फिर आपकी बुद्धि इतनी स्थिर होकर के एक रिस्पॉन्स दे सकेंगी, विजडम के तरीके से रिस्पॉन्स दे सकेंगे, ना कि रिएक्शन। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक मसल होता है और बहुत वीक मसल है, मैं कहती हूँ। क्योंकि खास करके देखो, हमने विदेश में रह करके, इतने सालों से रह करके वो बहुत बुद्धिमान बन गए हैं, वरना टू मच यूज करते हैं बुद्धि को। तो वो प्रश्न पूछते 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 प्रश्न में ही फंस जाते हैं। मैं कहती हूँ हम ईस्ट में आते हैं तो ज्यादा इनफ बुद्धि यूज नहीं करते हैं, सही रीति से बुद्धि यूज नहीं करते हैं। अपनी सीट में बैठ करके उसका अर्थ समझो। अभी ऐसे भी सिचुएशन आएगा कि अंदर रिएक्शन होंगी, मन हलचल में आएगा, इमोशनल रिएक्शन कभी कभी हमारी इतनी पावरफुल होती है कि हम खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नहीं, सभी ने ये अनुभव किया होगा ना। अभी उस समय हम क्या करें। मैं भी ऐसे सिचुएशंस में आई हूँ, समझो सेंटर में इतना केसेस इतने आते हैं, होता है, परिवार है, बड़ा है, होता है। तो जब भी मैं ऐसे सिचुएशन में आती हूँ तो मैं अंदर अपनी रिएक्शन को देखती हूँ, साक्षी होकर के देखती हूँ क्या रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि ये रिएक्शन में पर्सनल नहीं लेती हूँ। जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है ना, समझो आप जो भी कुछ सिचुएशन में होते हैं उसमें एक वाइब्रेशन रहता है। आप जब उस सिचुएशन में एंटर होते हो तो उसका वाइब्रेशन आपको असर में तो आएगा ना, और वो आपके अंदर एक रिएक्शन पैदा करेगा। लेकिन उस समय आपको अपनी सीट में बैठ करके उस रिएक्शन को इंफॉर्मेशन समझना होता है, ना कि आप घबराहट में आ जाओ, मेरे को क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे को ऐसे नहीं होना चाहिए। नो, ये बस इंफॉर्मेशन ही है। व्हाट इज वाइब्रेशन? इज जस्ट इंफॉर्मेशन। आपकी रिएक्शन आपको एक इंफॉर्मेशन दिला रही है कि अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है। क्योंकि जो
आपके अंदर रिएक्शन हो रहा है, गारंटीड दूसरे में वही रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन है ना। अभी आप इसको इंफॉर्मेशन समझ करके हैंडल करेंगे ना, तो आत्मा हलचल में नहीं आएंगी। अभी चलो ये इंफॉर्मेशन मेरे को मिली, अभी इसका सोल्यूशन क्या है, डिटेच रूप में इसका सोल्यूशन निकालो, हो गया काम। आप अपने रिएक्शन के ऊपर जीत पाएंगे ना, तो सिचुएशन के ऊपर जीत पाएंगे। गहरा कनेक्शन है, सूक्ष्म बात है। सारा आपकी जो अंदर की दुनिया में जो हो रहा है, समझो मेरे को गुस्सा का रिएक्शन आया अंदर से, बहुत ज्यादा करके गुस्सा का रिएक्शन आया। मैं सीट पे बैठ करके उस रिएक्शन को देखती हूँ, अच्छा ये कैसे आया, कहां से आया, अच्छा किस फीलिंग से आ रही है रिएक्शन, इसका रूट क्या है। अच्छा मैं अभी सिचुएशन का नब्ज पकड़ लिया कि ये जो मेरी रिएक्शन ये सभी में हो रही है, ये बात बाहर फैल रही है, इसका हाल निकालना है। तभी मैं इसका रूट देखती हूं और मैं अपना खुद सलूशन निकालती हूं। क्या चाहिए इसको, पीस चाहिए अभी, बाबा से क्या चाहिए इसको, लव चाहिए अभी, दे दो। जो भी रिएक्शन को चाहिए उस समय दे दो, टाइम निकाल के दे दो, अटेंशन होकर के दे दो। और फिर जब आप वो रिएक्शन पे जीत पाएंगे ना, तो वही एनर्जी सिचुएशन को सलूशन दिलाएंगी। आपने जो बाबा से लिया, आपने जो अपना परिवर्तन, रिएक्शन को परिवर्तन किया, वो ही सिचुएशन में काम में आएगी। ये बात समझ में आई? क्या होता है हमको कि हम अंदर से रिएक्शन चलता रहता है और हम सिचुएशन से भाग जाते हैं। मेरे को इस व्यक्ति से बात नहीं करनी है, सिचुएशन में नहीं रहना है, मेरे को उस सेंटर में जाना है, इसमें नहीं अच्छा लगता है, लेकिन आप खुद की रिएक्शन से कैसे भागेंगे? क्योंकि रिएक्शन तो आपके साथ ही चलता है ना, बल यहां नहीं होगा लेकिन यहां तो जरूर होगा ना। तो उस समय आपकी सीट पे बैठ करके रिएक्शन को आप सिर्फ इंफॉर्मेशन मानो, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो ना, बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बस सिंपल बात है। ये बस इंफॉर्मेशन ही है, मेरा नहीं है, ये कुछ पास्ट की बात है, मेरा ये नहीं है। जब भी हम मेरा रिएक्शन करते हैं ना, तभी हम हलचल में आते हैं। लेकिन बाबा भी जानता है कि आत्मा में ये भरा पड़ा है, पास्ट की बातें भरी पड़ी है, वो तो जैसे इमर्ज तो होगा ही, उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन समझ करके प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे चलो, ज्यादा पर्सनलाइज नहीं करो इस बात को। तो ये दूसरी बात। फिर तीसरी बात, सेल्फ चेंज। प्रैक्टिकल रूप में अपनी रियलाइजेशन या समझ को कितना तक मैं प्रैक्टिकल रूप में मैं लाई हूं, क्योंकि आत्मा की कॉन्फिडेंस बढ़ती है जब भी मैंने प्रैक्टिस में कुछ चीज में किया है। प्रैक्टिस के रूप में मैंने कितना तक इसको अपने आप को अपनाया है कि ये मेरी इमानत बन गई है। सिर्फ बाबा की नॉलेज नहीं है, सिर्फ ज्ञान नहीं है, लेकिन ये मेरी खुद की इमानत है। जब ये खुद की इमानत होती है ना, तो अंदर का नशा पैदा होता है। ये सेल्फ रियलाइजेशन की निशानी है कि जिसको एक्यूरेट सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, तो खुद का नशा रहता है, क्योंकि इमानत है ना मेरी, मैं धन से भरपूर हूं, ना कि मेरे बैंक में सिर्फ इंफॉर्मेशन है ज्ञान बहुत है लेकिन ताला लगा पड़ा है, लेकिन ये मैं खुद की अथॉरिटी है, द अथॉरिटी ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें ड्रामा हमको बहुत मदद करता है। इतने सारे अच्छे अच्छे टेस्ट पेपर्स देके आता है, क्यों? प्रैक्टिस करने के लिए, और क्या नहीं। और हर एक प्रैक्टिस करना है क्या, सिर्फ गुण और शक्तियों की प्रैक्टिस होती है। कितना तक आप पेशेंट रह सकते हैं, कितना तक आप प्यारा रह सकते, कितना तक आप डिटैच रह सकते, इस पे ही टेस्ट पेपर आते हैं। ज्यादा दिमाग चलाने की बात ही नहीं है।
इस समय इस टेस्ट पेपर में कौन सा गुण चाहिए, कौन सी शक्ति चाहिए, बस इतना ही। टेस्ट पेपर इतना ही मांगता है, एक गुण या एक शक्ति। कितना तक मैं नम्र बन सकती हूँ, ये अभी मैंने इसका नब्ज पकड़ा, इसको क्या चाहिए दे दो, तो वो ही गुण प्रैक्टिस करके मेरी धारणा बन जाती है। तो ये एक तरफ से सेल्फ चेंज में गुण और शक्ति की प्रैक्टिस, लेकिन दूसरे तरफ से देखो, आप एक बाथ टब होता है, नहीं बाथरूम में बाथ टब होता है ना, उसमें आप पानी भरते रहते हो, लेकिन प्लग नहीं डालेंगे तो क्या होगा, पानी की लीकेज। आप जितना भी भरो उसमें, जितना भी प्रैक्टिस करो, लेकिन कुछ लीकेज है। साथ साथ में एक स्व की पॉलिसी होनी चाहिए, नो वेस्ट। शब्द में नो वेस्ट, संकल्प में नो वेस्ट, कर्म में नो वेस्ट। ये एक बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए स्व के लिए। देखो तो क्या होता है, एक तरफ आप गुणों की प्रैक्टिस करते रहते हो, इसकी तरफ वेस्टेज के होने के कारण क्या होता है, वो खुद अपना नशा नहीं रहता है, क्योंकि वो एनर्जी धीरे 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 वेस्टेज होती रहती है। इसमें क्या है, मैंने दादी जानकी से ये बहुत सीखा है, क्योंकि ये दादी जानकी की पॉलिसी है शुरू से, नो वेस्ट। तो इसमें मेरे को बहुत सीखने को मिला। एक बारी हम दादी जी के साथ, यहाँ ऊपर नीचे होता है ना, माउंट के ऊपर नीचे, यहाँ शिविर चलता है, नीचे भट्टी चलती है, कॉन्फ्रेंस चलता है। तो यहाँ ज्ञान सरोवर में एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और नीचे कुछ योग भट्टी या कुछ योग शिविर चल रहा था। तो फिर दिन में ऊपर नीचे जाना होता है। तो उस दिन हम 3 बारी ऊपर नीचे गए। दादी ने क्लास नीचे किया, तुरंत क्लास के बाद ऊपर आई, सेशन लिया, तुरंत सेशन के बाद नीचे आई, नीचे लंच करके फिर शाम को ऊपर आए। फिर हम तीसरी बारी नीचे जा रहे थे शाम को। तो मैं पीछे बैठी थी, दादी यहाँ बैठी थी, मैं यहाँ बैठी थी। तो आपको पता है दादी गाड़ी में क्या करती है, सब कुछ करती है, पढ़ती है, फोन पे बात करती है, कुछ पीती है, कुछ खाती है। और अभी हमारी हालत बाजू में क्या होती है, हम इतने सारे ऊपर नीचे ऊपर, मेरे को तो चक्कर आने लगे। दादी ऐसे मैगजीन को पढ़ती रहती थी, उसकी लाइट ऑन है, हाथ में एक ग्लास पीती रहती है, और मैं तो बाजू में ऐसे, मेरे को तो जैसे बटरफ्लाईज पेट में शुरू, दिमाग में शुरू, और जैसे वो नौजिया होता है ना ऊपर नीचे होने का, वो जैसे शुरू होने लगा, क्योंकि इतना टाइम ऊपर नीचे। तो फिर दादी ने थोड़े समय के बाद कहते, अच्छा नोटबुक निकालो, मैं डिक्टेशन करती हूँ। मैंने बोला, मैरा अभी डिक्टेशन के समय मैं कैसे कंसंट्रेशन करूंगी, क्योंकि पेट में गड़बड़ हो रहा था, दिमाग में गड़बड़ हो रहा था। तो मैंने ऐसे पेन निकाला और ऐसे ऐसे लिख रही थी। तो दादी ऐसे बोले, क्या कर रही हो तुम? मैंने बोला, दादी ठीक नहीं है, मेरा दिमाग में कुछ हो रहा है, मेरी प्लीज मैं गाड़ी रोको। तो फिर कुमार को बोला, कुमार जल्दी गाड़ी रोको। तो दादी मेरे को ऐसे देखने लगी। मैंने बोला, कुछ हो रहा था मेरे को। तो मैं गाड़ी से निकली और टच वुड के कुछ हुआ नहीं। तो मैं थोड़ा पानी लेकर के निकली और अपने आप को ठीक किया, थोड़ा 1-2 श्वास लेकर के ठीक किया। और जब मैं थोड़ा सा स्टेबल हुई, फिर वापस गाड़ी में बैठ गई। और उसी समय अब देखो, दादी ने कुछ संकल्प रचा ही नहीं, बस अपना मैगजीन पढ़ते रही, पीते रही, जो कुछ करना था फोन में बात करती रही। मैं अपना काम करूं, वो अपना काम करे। मैं सिर्फ वापस बैठ गई गाड़ी में। 5-7 मिनट तो लगे। अभी इतना 5-7 मिनट बड़ी दादी को इंतजार कर मेरे घबराहट के कारण। फिर मैं जैसे गाड़ी में बैठी, तो वैसे दादी ने ऐसे दृष्टि दिया, डायरेक्ट दृष्टि देकर के कहती है, तेरे को ऐसे ये नहीं होना चाहिए। मैंने हाथ जोड़ा दादी के सामने। मैंने बोला, दादी और कोई व्यक्ति था ना आपके जगह में,
तो वो पूछता, क्या हुआ, कुछ एक ग्लास पानी चाहिए, ठीक हो आप? लेकिन आप मेरे को ये प्रश्न नहीं पूछते हैं। आप मेरे को ऐसे बोलते हो कि आपको ये नहीं होना चाहिए। आप देखो, उम्र में आप तो 4 टाइम्स बड़े हो मेरे से। हम इतने ऊपर नीचे करते आए, आपको कुछ नहीं होता है। आप पढ़ते हो, पीते हो, खाते हो, बोलते हो, आपको क्यों कुछ नहीं होता है, मेरे को क्यों इतना होता है? हा? तो दादी जी हंसने लगी, क्योंकि दिल से आवाज निकला, हाँ, कि ये क्यों हो रहा है मेरे से। तो फिर दादी ने सीधा जवाब में बोला कि देखो, आप लोग छोटी छोटी बातों में अपना टाइम, बोल, एनर्जी वेस्ट करते हो। आपने भोजन के समय कितनी फालतू बातें किया, और वो जो वेस्टेज का सूक्ष्म बोझा पड़ता है ना आत्मा के ऊपर, वो बोझा शरीर का बैलेंस को अफेक्ट करता है। तो आपको इस छोटी छोटी सिचुएशंस में उसका इम्बैलेंस का भोगना पड़ता है। कितनी जबरदस्त जवाब दिया। तभी मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि देखो, हम ऐसे करके छोड़ देते हैं। नहीं, भोजन के समय कुछ फालतू बातें सुनी, कुछ फालतू बातें किया, छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन एक छोटे अक्यूमुलेट हो करके एक सूक्ष्म बोझा बन जाता है, वेट बन जाता है आत्मा में। और इस वेट शरीर को धक्का लगता है, शरीर का बैलेंस को धक्का लगता है। फिर आप एक दिन उठेंगे, मूड ऑफ हो जाएगा, पता नहीं है क्यों मूड ऑफ है। हाँ, आप माउंट में ऊपर नीचे करेंगे, थोड़ा ठीक नहीं लगा है, बुखार होने लगा है। बुखार कहां से आया? फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ बुखार हुआ, पता नहीं कहां से आई, इलाज दो, और ज्यादा विस्तार में चले जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म बीज है वेस्ट का सूक्ष्म बोझा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दादी बनी क्यों? क्योंकि एक सेकंड भी वो अपने आप को छोड़ती नहीं है। नहीं, हम समझते हैं दादी आप इतने बड़े हो, चलो छोड़ दो, कोई हर्जा नहीं। आपको पता है ना, जब हम रमेश भाई और उषा बेन का जब हुआ था, यहाँ भोग लगाया था उषा बेन के लिए नीचे, तभी दादी उस समय अमृत वेला तो दादी करती है, लेकिन क्लास के लिए उठ नहीं पाती थी। तो तभी 11 बजे का भोग रखा था शांतिवन के हॉल में। तो दादी को 11 बजे पहुंचना था, तो दादी 9:30 बजे उठी। 9:30 बजे उठी तो पहले दादी क्या करती, 1 कप चाय पीती है, फिर तुरंत मुरली पढ़ती है। तो उस समय 9:30 बजे उठी, लेकिन ठीक नहीं था, तो 10 बजे तक लेटी रही। फिर जैसे दादी को उठाया तो दादी बैठ गई, थोड़ा कुछ अपना बार्ली कप पिया, और फिर तैयार होने का स्नान किया, क्योंकि हॉल में जाना था। तो फिर जैसे स्नान करके बाद निकले तो हंसाबेन ने बोला, दादी आप कुछ अभी खाओ ना, 2 बज जाएगा, हॉल में बैठ करके अभी भोग लगेगा, भोग के बाद संदेश को 2 बज जाएगा, फिर आप खाएंगे कब? तभी दादी ने जवाब दिया, अभी दादी ने मुरली पढ़ी नहीं है, मुरली से पहले दादी खाएंगी नहीं। और ट्रू टू हर वर्ड स्नान करके हॉल में गई। हॉल में आने के बाद मुरली पढ़ी, फिर मुरली पढ़ के बाद भोजन किया। ये देखो इंटेग्रिटी, दादी की नियम की इंटेग्रिटी। हम समझते हैं इतनी बड़ी उम्र में थोड़ा कुछ खा लो ना, फल खा लो ना, ये कुछ खा लो ना, कोई हर्जा नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। दादी की पर्सनल नियम है कि मुरली पढ़ने से पहले कुछ खाएंगे नहीं। और ये जो नियम का बल जो आप लोगों को सब कल सुनाया ना, ये दादी की नियम का बल है, बल चला रहा है, उससे शक्ति मिलती है ड्यूटी संभालने के लिए। ये एक प्रकार की एक ईमानदारी होती है, इंटेग्रिटी होती है। 200 एप्लीकेशन आए और उनमें से
यूथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, नेशनल यूथ कमीशन से, और जो अलग अलग कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, उनमें से जो ट्रेनिंग करने वाले जो यूथ थे वो आए। तो इसमें से ऐसा इतना अच्छा जैसे पीयर ग्रुप बना यूथ लीडर्स का, सभी अरब्स, आधा बहनें आधा भाई, और वो मर्यादाओं हिसाब से चलते हैं। बहनें अलग बैठते हैं, भाई अलग बैठते हैं। इनकी मर्यादाओं भी बहुत अच्छी होती है। भोजन के समय भी दोनों साथ में नहीं बैठते हैं। तो फिर हमने ट्रेनिंग कराया, और उस ग्रुप से आप मानो नहीं, वो 3 दिन की जो रिट्रीट कराई ना, तो पूरा वेजिटेरियन खाना ही खिलाया हम लोगों को। हमने इनको बोला, देखो आपको मन की एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, मेडिटेशन की एक्सपेरिमेंट करनी है, तो हम पहले आपको ये एक्सपेरिमेंटेशन कराएंगे खाने का। आपको 3 दिन सिर्फ वेजिटेरियन खाना मिलेगा। अभी ऐसे देशों में वेजिटेरियन खाना ये लोग खाए, आपको पता है ना, मुसलमान लोग क्या वेजिटेरियन खाना, लेकिन 3 दिन के लिए वेजिटेरियन खाना खाया। उसके बाद 20 का ग्रुप निकला जो वेजिटेरियनिज्म अडॉप्ट कर लिया, और हर रोज उससे मेडिटेशन शुरू किया। और वो 20 का ग्रुप 2 मास गैप रख करके, हमको चार्ट भेजते थे ना, 2 मास गैप रख करके वो 20 का ग्रुप, अभी मैं जून में गई, उनका ट्रेनिंग रखा कि वो लोग कैसे मेडिटेशन और साइलेंस को लेकर के कॉर्पोरेट में लेकर के जाए, मिनिस्ट्रीज में लेकर के जाए। उनका 3 दिन का ट्रेनिंग रखा। उनको कैसे निमित्त भाव निमित्त बना करके मजबूत करके, और उन्होंने कमिटमेंट अभी किया है कि पूरे वेजिटेरियन बन गए हैं, और एवरी डे मिनिमम 1 आवर मेडिटेशन। देखो ये मुसलमान अपने धर्म में इतना, इनको बाबा का मैसेज जज क्या है कि हमको हमारे धर्म में इस चीज की जरूरत है। लेकिन इतना भी रियलाइजेशन हुआ, इतना रियलाइज कि हमको पहले एग्जाम्पल बनना है। तो 20 ऐसे तैयार हुए हैं 6 मास में। मैं कहती हूँ बाबा का कमाल को देख करके, बाबा क्या चाहता है अभी हम देख रहे हैं। इस धर्म का उद्धार करने के लिए निमित्त ऐसे यूथ को तैयार किए हुए हैं, क्योंकि ये लोग मेडिटेशन की बातें करेंगे तो समाज एक्सेप्ट करेगा, हम बातें करेंगे तो कहेंगे आप आए हैं हमको कन्वर्ट करने के लिए। इसीलिए हम बीज हैं, बीज को गुप्त रहना पड़ता है, लेकिन इनको मजबूत करना है। और जब ये यूथ बोलते हैं ना, तभी गवर्नमेंट सुनती है। तभी आगे के लिए दिसंबर मास में सुल्तान को बुलाएंगे, प्रिंस के साथ राय की हुई है, और पूरा गल्फ और मिडिल ईस्ट के 250 का हम रिट्रीट रखेंगे। सारे जो गल्फ मिडिल ईस्ट के जो देश है, उनके गवर्नमेंट से यूथ को बुला करके उनका भी रिट्रीट रखेंगे। तो उनके लिए तैयारी हो रही है। तो ये शुभ समाचार लेकर के खास दादी को सुनाया, गुजर दादी को भी सुनाया, और बाबा का जो भी आगे के लिए संदेश आएगा उस पर चलेंगे। तो आप सभी की शुभ भावना और ब्लेसिंग्स, क्योंकि ये एक धर्म है जिसका सेवा तो भी खूब करनी है। लास्ट है ना ब्रांच पे। हाँ, हमने क्या किया है, हमने पूरा आत्मा के ऊपर एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम डिजाइन किया है, ताकि वो आत्मा का अनुभव करे, लेकिन ज्यादा बोल से नहीं। पूरा आत्मा का अनुभव, मन बुद्धि संस्कार का पूरा एक प्रोग्राम बनाया है हमने। लेकिन पहले उनको एक्सपीरियंस दिलाओ, फिर बाद में उनसे मुख से जैसे ज्ञान दिलवाओ, क्योंकि आत्मा का ज्ञान सभी में है, हर एक आत्मा को आत्मा का ज्ञान है। लेकिन हमने एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम बनाया है, ताकि हमारे तरफ से हम जैसे 60% एक्सपीरियंस देवे, 40% इंस्ट्रक्शन, ऐसे किया है। क्योंकि ये लोग जल्दी ज्ञान नहीं सुनेंगे,
लेकिन एक्सपीरियंस से बुद्धि नरम होंगी। फिर वो लोग अपने आप एक्सेप्ट करेंगे, हाँ ये एक न्यारा अनुभव है। और उनके भाषा में सोल का, आत्मा का शब्द है रूह। इस्लाम में आता है रूह। तो अभी वो उन्होंने आत्मा का शब्द यूज करके रूह बोलते हैं कि ये रूह का अनुभव है। सेम थिंग, हम आत्मा कहते हैं, ये रूह कहते हैं, लेकिन इनके शब्द में आ गया। और इनके शब्द में आता है ना तो बुद्धि में फिट होता है। समझ गए कि जिस्मानी एक्सपीरियंस क्या होता है, रूह का एक्सपीरियंस क्या होता है। ऐसे ऐसे पूरा प्रोग्राम हमने डिवाइस किया है। ओके, थैंक यू। फिर हम मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे ये मालूम नहीं है, लेकिन दिल से मैं थैंक्स देती हूँ कि आपने चांस दिया हमको शेयर करने का। ओम शांति।